जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि फ्लेम स्टार मास्टर लुबो फैंग को एंसेस्ट्रल बीस्ट गोड लैंड की तरफ ले जाने लगते हैं और जाते हुए रास्ते में बता रहे थे कि इस सारी जगह को एंसेस्ट्रल बीस्ट गोड ने खुद बनाया है। और जब भी कोई स्टार बीस्ट यूनिवर्स में भटकने के बाद वापस आता है तो उसे क्लैन में ज्वाइन होने के लिए स्टार गोड माउंटेन का टेस्ट पास करना पड़ता है और यहीं से मालूम हो जाता है कि उसकी बॉडी के ऊपर किसी और बींग ने कब्जा तो नहीं कर लिया। उनकी ये सारी बातें सुनकर तो फैंग सोच में पड़ गया था कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं। इसी के साथ वो लोग एंसेस्ट्रल बीस्ट गोड लैंड तक पहुंच जाते हैं और यहाँ पर हम देख पाते हैं कई सारे गोल्डन बीस्ट को जो कि फ्लेम स्टार मास्टर को देखते हैं और फिर देखते हैं कि उनके साथ एक नया मेंबर आया हुआ है, इसलिए वो सब इसके आसपास इकट्ठा होकर इसे पहचानना शुरू कर चुके थे। यहाँ फैंग थोड़ा सा घबराते हुए उनके पावरफुल ओराज और उनकी घूरती हुई नजरों को अपनी तरफ देखते हुए अपने मन ही मन कहता है, ओ नो, कहीं ये लोग मेरी असलियत को पहचान ना लें। अब मुझे क्या करना चाहिए। फैंग इसी कश्मकश में पड़ा ये सब सोच रहा होता है कि तभी फ्लेम स्टार मास्टर उसके करीब होते हुए उसे कहते हैं, देखो तुम्हारी ब्लड लाइन के पावरफुल फाइटर्स तुम्हें वापस लेने के लिए आ गए हैं। ये कहने के बाद फिर फ्लेम स्टार मास्टर एक कदम पीछे हटते हुए फैंग के पीछे खड़े हो जाते हैं और फिर हमें देखने को मिलता है कि फैंग की ही सेम ब्लड लाइन के कई सारे पावरफुल गोल्ड राउंड बीस्ट उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और ये दिखने में बहुत ही ज्यादा खौफनाक लग रहे थे। ये देखकर तो फैंग भी अपने कदम जमाते हुए कहता है, क्योंकि इतनी दूर आ ही चुका हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरे पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है, अब मुझे इसका सामना करना ही होगा। और फिर वो अपने सामने मौजूद इन सभी पावरफुल गोल्डन बीस्ट को देखते हुए कहता है, यहाँ पर तो 10 से भी ज्यादा यूनिवर्स वनरेबल्स और 2 यूनिवर्स मास्टर्स हैं। ये देखकर तो फैंग काफी उदास हो गया था, मानो कि जैसे उसे लग रहा हो कि अब वो पकड़ा जाएगा। तभी इधर इन सभी गोल्डन बीस्ट में से एक यूनिवर्स मास्टर फैंग की तरफ आगे बढ़ते हुए अपने सामने आने वाले सभी गोल्डन बीस्ट को साइड हटाते हुए फैंग के करीब आकर उसे अपने हॉर्न्स के साथ पॉइंट करते हुए सीरियस होकर खड़ा हो गया था, जिससे फैंग को तो ऐसे लग रहा था कि अब मैं पकड़ा गया, मेरे यहाँ पर बचने के कोई चांसेस नहीं लग रहे। फैंग अभी ये सोचने ही वाला था कि तभी वो गोल्ड राउंड यूनिवर्स मास्टर फैंग के ही साइज का होता हुए बड़ा ही फ्रेंडली होकर फैंग के साथ अपना सींग भी उड़ाते हुए उसे अपने पंखों के अंदर लेकर कहता है, ब्रदर वेलकम बैक। इसी के साथ फिर सभी गोल्ड राउंड बीस्ट खुश होते हुए जोर जोर से रोर करने लग गए थे और फिर जल्दी से खुद को उसके साथ इंट्रोड्यूस करवाने लगते हैं, मैं हूँ वनरेबल शैनमैन, मैं हूँ वनरेबल फैन। अचानक से यहाँ के माहौल को इतना ज्यादा चेंज हुआ देखकर फैंग भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अब इन सभी लोगों को खुश होता हुआ देखकर फ्लेम स्टार मास्टर वहां से फ्लाई करके जाते हुए उनसे कहते हैं, अब क्योंकि तुम्हारी गोल्ड राउंड बहमूद ब्लड लाइन इस न्यू मेंबर को लेने के लिए आ चुकी है तो अब मैं इसे तुम्हारे हवाले करता हूँ। ये कहने के बाद वो वहां से चले गए थे। इसके बाद तो फिर वो सभी गोल्ड राउंड बीस्ट खुशी के मारे वहां पर डांस करने लगते हैं और हमें यहाँ पर इनके बीच एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट देखने को मिलता है, जो देखकर फैंग भी बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। इनके बीच में यूं ही मस्ती मजाक चल ही रहा होता है कि तभी फैंग अपने मन ही मन हमसे कहता है, लोग कहते हैं कि ये स्टार बीस्ट बहुत ही ज्यादा कोल्ड और ब्लड थर्स्टी होते हैं, पर फिर भी जब ये अपने ही एक खोए हुए मेंबर के साथ मिल रहे हैं तो देखो कैसे फ्रेंडली और लाइफ एंड डेथ ब्रदर्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। ये सब लोग यहाँ पर ऐसे ही खुशियां मना रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर 2 और पावरफुल गोल्ड राउंड बीस्ट अपीयर होते हैं और ये दोनों ही यूनिवर्स मास्टर लेवल के थे। फिर हमें इनके साथ इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और हमें इनके नेम मालूम होते हैं, जिनमें से पहले मास्टर का नेम है मास्टर जिनजियाओ और दूसरे का नेम है मास्टर जुआनमी। मास्टर जुआनमी भी यहाँ पर लुबो फैंग का वेलकम करते हैं, जिस पर फैंग सभी यूनिवर्स वनरेबल्स की तरफ से आगे बढ़ते हुए दोनों मास्टर्स का नेम लेते हुए ग्रीट करता है और फिर खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है, मैं जिन फैंग हूँ। इस पर मास्टर जिनजियाओ उससे कहते हैं, बच्चे अपने ही दम पर यूनिवर्स वनरेबल लेवल तक ग्रो कर पाने के काबिल हो पाना तुम वाकई आउटस्टैंडिंग हो। अलायंस की गाइडेंस के अंदर रहकर तो तुम यकीनन और भी ज्यादा ऊंचाइयों तक पहुंचोगे। अभी वो ये बोल ही रहे थे कि तभी एंसेस्टर बीस्ट गॉड की बॉडी मूव करना शुरू कर देती है, जो देखकर दोनों यूनिवर्स मास्टर समझ गए थे कि अब क्या होने वाला है। इसलिए वो फैंग से कहते हैं, बच्चे स्टार बीस्ट एंसेस्टर तुमसे पर्सनली मिलना चाहते हैं। ये जानकर तो फैंग घबराते हुए पीछे हटने लग गया था, जिस पर मास्टर जिनजिया उससे कहते हैं, डरो मत, यहाँ पर मौजूद ज्यादातर यूनिवर्स वनरेबल्स को हो सकता है कि चांस भी ना मिले स्टार बीस्ट एंसेस्टर के साथ मिलने का। तुम्हारे वापिस आते साथ ही तुम्हें उनसे मिलने का मौका मिल रहा है। ये तो एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है और बहुत ही ऑनर की बात है। इसके बाद फिर मास्टर जिनजिया और लुबो फैंग को अपने साथ ले जाते हुए उन्हें एंसेस्टर के सामने छोड़कर वापिस आ जाते हैं। जैसे एंसेस्टर वहाँ पर अपीयर होना शुरू होते हैं तो लुबो फैंग उन्हें रिस्पेक्टफुली ग्रीट करता है। हमें यहाँ पर स्पेस बीस्ट एंसेस्टर की आइकॉनिक सी एंट्री दिखाई जाती है और यहाँ पर उनकी पावर लेवल्स का भी एक नमूना देखने को मिलता है कि ये कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, जो देखकर तो फैंग की भी हवा टाइट हो गई थी। तभी अब फ्लेम स्टार मास्टर फैंग के करीब आते हुए उससे कहते हैं, अपने इस पावर लेवल के साथ वनरेबल मीजियान को किल कर पाने के काबिल हो पाना नॉट बैड। उनकी ये बात सुनकर फैंग अपने मन में सोचते हुए कहता है, इस सारी जगह को खुद स्टार बीस्ट एंसेस्टर ने क्रिएट किया है। ऑफ कोर्स वहां पर हुई कोई भी चीज इनकी ऑब्जर्वेशन से नहीं बच सकती। और फिर वह एंसेस्टर से कहता है, स्टार बीस्ट एंसेस्टर
मैंने इतना भी कुछ खास नहीं किया। उसका ये कहना था कि स्टार बीस्ट एंसेस्टर उसे अपनी पावर्स की चपेट में ले लेते हैं और स्पेस की सैर कराते हुए उसे कहते हैं, ह्यूमन, तुम्हें वाकई लगता है कि तुम मुझसे ये सब कुछ छुपा पाओगे? इसी के साथ वो फैंग को जकड़े हुए अपने सामने ले आते हैं और फिर सोल सर्च टेक्निक को शुरू करते हैं, जिसके चलते फैंग को ऐसा फील होता है जैसे कि उसकी सोल उसकी बॉडी से अलग हो रही है। और वो ये सब कुछ फील करते हुए कहता है, ये अपनी डिवाइन पावर से मेरी इंस्पेक्शन कर रहे हैं, जिसे मैं बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं कर पा रहा। इसी के साथ हमें देखने को मिलता है कि बीस्ट गॉड एंसेस्टर ने फैंग की सारी मेमोरीज को कुछ ही सेकंडों में रीड कर लिया था। फैंग की पास्ट लाइफ के बारे में सब कुछ जान लेने के बाद बीस्ट गॉड एंसेस्टर उससे कहते हैं, तुमने अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने पावरफुल एनिमीज के अगेंस्ट इतनी डेस्परेटली फाइट करने की हिम्मत की कि अपनी जान की भी परवाह ना करते हुए सबको बचाने के लिए खुद को ही सैक्रिफाइस कर दिया। तुम्हारा करेज तो काबिले तारीफ है। कोई ताज्जुब की बात नहीं कि क्यों तुम्हें वंस इन अ बिलियन ऑफ एराज ह्यूमन रेस का रेयर जीनियस कहते हैं। तुम वाकई इसके लिए वर्ती हो। ये कहते हुए एंसेस्टर ने लुओ फैंग को रिलीज कर दिया था, तो इसलिए अब फैंग भी अपनी गोल्ड हॉर्न बीस्ट की बॉडी को छोड़कर ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है अपनी मूशा बॉडी के साथ, और फिर रिस्पेक्टफुली उन्हें ग्रीट करते हुए खुद को इंट्रोड्यूस करने के बाद कहता है, मैं एक्सीडेंटली उस डेंजरस रिमोट एरिया में फंस गया था और पास्ट में जब मैंने गोल्ड हॉर्न बीस्ट बॉडी के ऊपर कब्जा किया था तब मेरे पास इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे समझ पा रहे होंगे। ये कहते हुए फैंग के बुरी तरह से पसीने छूट रहे थे। बीस्ट गॉड एंसेस्टर फैंग के बहुत ही ज्यादा करीब आते हुए उससे कहते हैं, तुमने उसकी बॉडी को पोजेस किया, वो तुम्हारी खुशकिस्मती है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर तो फैंग शॉक रह गया था। तभी एंसेस्टर आगे कहते हैं, लेकिन तुम्हारा यहाँ पर आना कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे मास्टर जुओ शेनकी के द्वारा अरेंज किया गया है। मैंने उसके साथ एग्रीमेंट किया है कि मैं तुम्हारे लिए स्टार बीस्ट अलायंस की सेक्रेट प्लेस को ओपन करूंगा और बीस्ट गॉड पाथ पर कल्टीवेट करने के लिए तुम्हारी मदद करूंगा। इसके अलावा इस बड़े से यूनिवर्स में वो लोग जिन्होंने सही मायने में वाकई बीस्ट गॉड के एसेंस को समझ लिया है, वो हम हैं, द स्टार बीस्ट, क्योंकि हम स्टार बीस्ट गॉड्स के डायरेक्ट डिसेंडेंट्स हैं। ये सुनकर तो फैंग की हैरानी की कोई हद ही नहीं रहती और वो अपने मन ही मन सोचते हुए कहता है, पास्ट में जब गोल्ड हॉर्न बीस्ट इजीली कई सारे ब्लड लुओ क्रिस्टल्स के साथ मर्ज हो पा रहा था, मुझे तभी ये काफी ज्यादा सस्पिशियस लगा था। मैंने तब भी ये सोचा था कि जरूर गोल्ड हॉर्न बीस्ट और बीस्ट गॉड के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन है, पर मैंने ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये बीस्ट गॉड का डिसेंडेंट हो सकता है। फैंग अपने मन में ये सोच रहा था कि तभी बीस्ट गॉड एंसेस्टर फैंग को अपने साथ ले जाते हुए उसे कहते हैं, चलो। इसी के साथ वो यूनिवर्स की कई सारी लेयर्स में से होते हुए फैंग को अपने साथ खींचकर ले जाने लगते हैं, जो नजारा देखकर तो फैंग सरप्राइज रह गया था और जाते हुए वो फैंग से बोल भी रहे थे, हाउएवर, अगर तुम अपने मास्टर की रिक्वायरमेंट्स पर पूरा ना उतर पाए तो तुम हमेशा के लिए यहीं पर ट्रैप्ड रह जाओगे। इसी के साथ वो फैंग को एक जगह पर लाकर छोड़ देते हैं और फैंग यहाँ पर मौजूद गोल्ड हॉर्न बीस्ट के स्टैचूज को देखकर हैरान होते हुए कहता है, ये जगह तो बीस्ट गॉड एंसेस्टर से बताते हैं, ये है बीस्ट गॉड वर्ल्ड। इसी के साथ वो भी अपनी ह्यूमन फॉर्म में आते हुए फैंग के पास आकर खड़े हो जाते हैं और फिर हमें इस बीस्ट गॉड वर्ल्ड की बाहर से भी एक लुक दिखाई जाती है कि ये कितना ज्यादा बड़ा है। लुओ फैंग स्टार बीस्ट एंसेस्टर की इस न्यू ह्यूमन की तरह दिखने वाली लुक को देखकर उनसे कहता है, स्टार बीस्ट एंसेस्टर। इस पर वो फैंग की तरफ देखते हुए उसे एक हल्की सी स्माइल देते हैं और फिर बताना शुरू करते हैं, इन सभी इनेट बीस्ट गॉड स्टैचूज को देखो, इनमें से हर एक के ऊपर बने हुए ये पैटर्न्स एक पीक लेवल सीक्रेट टेक्निक्स को छुपाए हुए हैं। तुम इनमें से जो कोई भी चाहो सीख सकते हो और यहाँ का फ्लो ऑफ टाइम ओरिजिनल यूनिवर्स के मुकाबले में 10,008 टाइम्स ज्यादा फास्टर है। ये तुम्हारे कल्टीवेशन प्रोसेस को बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ बढ़ा सकता है ना इम्प्रेसिव? बताओ, क्या तुमने पहले कभी ऐसा कुछ देखा है? ये कहते हुए बीस्ट गॉड एंसेस्टर हल्के से अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए फैंग की तरफ देखने लगते हैं और उसके जवाब का वेट कर रहे थे, जबकि इधर फैंग अपने मन में सोच रहा होता है, क्या ये टाइम पैलेस जैसे सुप्रीम ट्रेजर के बराबर नहीं है? इस तरह के कल्टीवेशन टूल्स आमतौर पर 10 गुना या फिर 100 गुना कल्टीवेशन स्पीड को बढ़ा सकते हैं और ये एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव होते हैं, पर यहाँ पर मेरी कल्टीवेशन स्पीड 10,000 टाइम्स बढ़ जाएगी। मैंने वाकई इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। फैंग को अभी भी यूं सुन खड़ा हुआ देखकर बीस्ट गॉड एंसेस्टर फैंग के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे अपने साथ एक और जगह पर ले जाते हुए उसे कहते हैं, पर मेरी इस असिस्टेंस के बावजूद भी मुझे नहीं लगता कि तुम अपने मास्टर के दिए हुए टारगेट के करीब भी पहुंच पाओगे। इसीलिए मैंने उसके साथ एक बेट भी लगाई है। अगर तुम अपने मास्टर के दिए हुए टारगेट को 100,000 एरास में कंप्लीट करने में कामयाब हो जाते हो तो मैं तुम्हें बीस्ट गॉड ब्लड लाइन से रिलेटेड मोस्ट सूटेबल ट्रेजर्स का सेट दूंगा, पर अगर तुम फेल हो जाते हो तो तुम्हारे मास्टर मुझे एक पीक सुप्रीम ट्रेजर देंगे। ये सुनकर फैंग थोड़ा सा हैरान होते हुए
स्टार बीस्ट एंसेस्टर से पूछता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर मास्टर जुओ शेन की के द्वारा छोड़ा हुआ टारगेट कौन सा है? इस पर स्टार बीस्ट एंसेस्टर आंसर करते हुए कहते हैं, टारगेट तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, तुम्हें मुझे हराना होगा। ये सुनते साथ ही लुओ फेंग की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वो हवा में उड़ गया था। खुद को संभालते हुए वो कहता है, आपको हराना होगा? मैं एक मामूली सा अनडाइंग आप स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रू गॉड को हराऊंगा? आखिर ये कैसे पॉसिबल है? इस पर एंसेस्टर उससे कहते हैं, मेरी क्लोन बॉडी तुम्हारी डिवाइन बॉडी के पावर लेवल के बराबर रहेगी और तुम्हें अपने अनडाइंग लेवल पर ही रहते हुए एक यूनिवर्स मास्टर लेवल की पीक टेक्निक को क्रिएट करके उसे यूज करते हुए मुझे हराना होगा। पर अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते और यहीं पर स्टडी करते रहते हो तो फिर तुम्हें यहीं बीस्ट गॉड वर्ल्ड में ही रहकर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रू गॉड बनना होगा। तभी कोई जरा सी होप है कि तुम मुझे हरा पाओगे, अदरवाइज तुम हमेशा के लिए यहीं पर ही कैद रहोगे। अपनी सभी एबिलिटीज का यूज करो, मैं तुम्हारे चैलेंज का इंतजार करूंगा। इतना बोलकर बीस्ट गॉड एंसेस्टर वहां से चले गए थे। इधर फेंग यहाँ पर सोच में पड़ा रह जाता है। तो फेंग आगे बढ़ना शुरू करता है और साथ ही साथ कहता है, स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रू गॉड बनना इसमें तो बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। और जहां तक बात है यूनिवर्स मास्टर लेवल अल्टीमेट टेक्निक क्रिएट करने की, तो अभी तक मेरी लो कॉम्प्रहेंशन सिर्फ यूनिवर्स वनरेबल लेवल के थ्रेशहोल्ड तक पहुंची है। मेरी फाउंडेशन अभी भी इतनी ज्यादा सॉलिड नहीं है कि मैं यूनिवर्स मास्टर लेवल की टेक्निक क्रिएट कर सकूं। मेरे इन दोनों लेवल्स के बीच के इतने ज्यादा गैप को कवर करने के लिए क्या मैं यहाँ बीस्ट गॉड वर्ल्ड में रहते हुए इसे कंप्लीट कर पाऊंगा? ये सब सोच लेने के बाद फिर फेंग अपनी गोल्ड राउंड बीस्ट बॉडी में लौट आता और वो बाता की मदद लेते हुए सभी बीस्ट गॉड्स को चेक करने लगता है। और फिर देखते ही देखते वो एक ऐसे बीस्ट गॉड के पास पहुंच जाता है जो कि गोल्ड एलिमेंट पर बेस्ड था। वो बाता उसके बारे में फेंग को बताती है कि ये गोल्ड एलिमेंट वाला बीस्ट गॉड है। इन्होंने अपनी लाइफ में स्पेस लॉ और गोल्ड लॉ को कल्टीवेट किया था। ये वही ब्लड लाइन है जो कि तुम कल्टीवेट कर रहे हो। तो अब फेंग भी इस सब के बारे में जान लेने के बाद इन्हीं के ऊपर लगे हुए पैटर्न्स को स्टडी करना शुरू कर देता है और यहाँ पर ध्यान लगाते हुए कल्टीवेशन करते हुए अपने मन में कहता है, यहाँ पर टोटल 64 स्टैचूज हैं, जिनमें 8 नेचुरल बोर्न बीस्ट गॉड्स हैं, जिनमें से हर एक के 8 स्टैचूज हैं। हर एक स्टैचू का अलग पोज है और इन पर बने हुए स्केल पैटर्न्स भी अलग अलग हैं। हर एक पैटर्न्स का सेट इनके अपने अपने लो कॉम्प्रहेंशन को रिप्रेजेंट करता है। ये सब सोच लेने के बाद फेंग एक बार फिर से अपनी गोल्ड राउंड बीस्ट बॉडी के साथ इस वर्ल्ड में एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है, जहाँ रास्ते में उसे कुछ इंग्रेविंग्स नजर आती हैं, जिस पर वो बाता उसे कहती है, देखो यहाँ पर हर तरफ सीक्रेट पैटर्न्स बने हुए हैं जो कि थ्रू आउट द एजेस स्टार बीस्ट यूनिवर्स मास्टर्स ने आकर बनाए हुए होंगे। ये सभी ही अल्टीमेट टेक्निक्स हैं। फेंग वहां पर उनके ओरास को सेंस करते हुए कहता है, मैं सिर्फ ये फील कर सकता हूँ कि वो कैसे इनक्रेडिबली प्रोफाउंड थे, लेकिन मैं उन्हें समझ नहीं पा रहा। अकेले ही सीक्रेट टेक्निक क्रिएट करना आसान नहीं है। फेंग को इस तरह से परेशान होता हुआ देखकर वो बाता उसके पास आकर उससे कहती है, स्टार बीस्ट एंसेस्टर ने सिर्फ ये बोला है कि तुम्हें उनके क्लोन को हराना है। उन्होंने तुम्हें अपनी इनेट सीक्रेट टेक्निक को इस्तेमाल करने से नहीं रोका। वो बाता है कि ये बात सुनकर फेंग उससे कहता है, सही कहा, मैं अपनी आई एम द यूनिवर्स टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता हूँ, पर ऐसा करने पर मेरी डिवाइन बॉडी तेजी से कंज्यूम हो जाएगी। हो सकता है उन्होंने इस टेक्निक के बारे में कभी सुना ही ना हो। अब जब मैं अपनी इस टेक्निक को यूज करने के काबिल हो जाऊंगा तब तो मैं आसानी से किसी भी यूनिवर्स मास्टर लेवल को सरपास कर जाऊंगा। इसे एक यूनिवर्स मास्टर लेवल अल्टीमेट टेक्निक के तौर पर कंसीडर किया जा सकता है। फेंग को ये सोचकर जरा सी उम्मीद नजर आती है, तभी वाता उससे आगे कहती है, और अगर तुम 9 कैलेमिटी सीक्रेट मैनुअल को कल्टीवेट करते हुए अपने गोल्ड राउंड बीस्ट बॉडी को परफेक्ट लाइफ जीन लेवल तक पहुंचा दो तो फिर ये यहाँ पर तुम्हारी रिमोट ओशन क्लोन बॉडी की तरह काम कर सकता है, जिसके चलते इसे एक और इनेट सीक्रेट टेक्निक भी मिल सकती है। पर अगर इसे कोई टेक्निक रिसीव ना भी हो तो भी ये इस काबिल हो जाएगा कि ये आई एम द यूनिवर्स टेक्निक को परफॉर्म कर सके। तो अब फेंग भी टाइम वेस्ट नहीं करता और अपने कल्टीवेशन के प्रोसेस को शुरू कर देता और गोल्डन हॉर्न बीस्ट यहाँ पर तेजी के साथ ब्लड लुओ क्रिस्टल्स को एब्जॉर्ब किए जा रहा था अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए। साथ ही यहाँ पर हम ये भी देख पाते हैं कि फेंग अपनी कॉम्बैट एबिलिटीज को बढ़ाने के लिए यहाँ पर मौजूद गोल्डन हॉर्न बीस्ट के साथ भी फाइट कर अपनी कॉम्बैट एबिलिटीज को बहुत ज्यादा बढ़ा रहा था, लेकिन यहाँ पर वो बार बार उनसे पीट रहा होता है। इसीलिए वो और भी ज्यादा ब्लड लुओ क्रिस्टल्स को एब्जॉर्ब करता है और अपने पावर्स को बढ़ाता रहता है जब तक कि वो उन गोल्ड राउंड बीस्ट को बुरी तरह से पीटने में कामयाब ना हो जाए। ऐसे डे बाय डे दिन गुजरते रहते हैं, साल गुजरते रहते हैं और देखते ही देखते एराज भी गुजर जाते हैं और फेंग का पावर लेवल भी बढ़ता जा रहा था। वो बातें हमें बताती हैं कि अगर लुओ फेंग इसी स्पीड के साथ आगे बढ़ता रहा तो इसे तो 100,000 एराज की जरूरत भी नहीं रहेगी। शायद 100 ईयर्स ही इसके लिए काफी होंगे अपने मास्टर के दिए हुए टारगेट को कंप्लीट करने के लिए। और तब उस वक्त शायद ओरिजिनल यूनिवर्स में सिर्फ 100 डेज ही गुजरे हुए होंगे। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि वो बाता ये
सब कुछ बता रही थी तो फैंग की गोल्ड राउंड बीस्ट बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी कि वो इजीली यूनिवर्स मास्टर्स को बीट कर पा रही थी और उनकी बुरी तरह से पिटाई कर रही होती है, जो देखकर वो बाता बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहती है हम कामयाब हुए। और इसी के चलते अब वो परफेक्ट लाइफ जीन लेवल तक भी पहुंच चुकी थी। इसलिए अब बाता लुओ फैंग देखने लगते हैं कि अब कब गोल्ड राउंड बीस्ट को उसकी सीक्रेट इन्नेट टेक्निक मिलेगी। लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बावजूद भी जब उसे कोई भी टेक्निक नहीं मिलती तब वो दोनों ही सोचने लगते हैं कि आखिर ऐसा क्यों, अभी तक कोई भी रिएक्शन क्यों नहीं मिल रहा। अब जब वो काफी देर तक वेट करते रहते हैं और वहाँ पर कुछ भी नहीं होता तो फैंग एक साइड पर आकर बैठ जाता है और सोचते हुए कहता है मेरी ये डिवाइन बॉडी किसी भी ड्रास्टिक चेंज से नहीं गुजरी और ना ही मेरी कॉन्शियसनेस को किसी और मिस्टीरियस जगह पर ले जाया गया। मेरी इस गोल्ड राउंड बीस्ट बॉडी के अभी के साइज को देखते हुए अगर मैं आई एम द यूनिवर्स टेक्निक को परफॉर्म करूंगा तो हो सकता है कि शायद मेरी उस टेक्निक के कंप्लीट होने से पहले ही मेरी इस गोल्ड राउंड बीस्ट बॉडी की डिवाइन एनर्जी खत्म हो जाए। ये सब कहते हुए यहाँ पर फैंग भी अब गहरी सोच में डूबा हुआ था कि वो आगे क्या करे। तभी सीन कट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है बीस्ट गॉड एंसेस्टर और मास्टर जुओ शेनकी को। यहाँ पर ये दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने बैठे होते हैं और बीस्ट गॉड एंसेस्टर वाइन ड्रिंक करते हुए मास्टर जुओ शेनकी से कहते हैं देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम्हारी डिसाइबल को काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस पर मास्टर जुओ शेनकी उनसे कहते हैं रिलैक्स। एंसेस्टर कहते हैं जब भी कोई परफेक्ट जीन लेवल तक पहुंचता है तो उसे ओरिजिनल यूनिवर्स में एक इनेट सीक्रेट टेक्निक मिलती है और उसकी डिवाइन बॉडी भी परफेक्ट जीन लेवल तक इवॉल्व होने की वजह से काफी चेंज हो जाती है। अगर अभी ये सब कुछ लुओ फैंग ने ओरिजिनल यूनिवर्स में किया होता तो हो सकता है कि मैं ये बैट हार जाता, बट अनफॉर्चुनेटली ये मेरा यूनिवर्स है। मेरा ये यूनिवर्स इतना ज्यादा ताकतवर नहीं है जितना कि ओरिजिनल यूनिवर्स है। मैं उसे यहाँ पर कोई भी इनेट सीक्रेट टेक्निक्स नहीं दे सकता और ना ही मैं उसकी डिवाइन बॉडी को स्ट्रेंथन कर सकता हूँ। अब उसे हर लिहाज से बीस्ट गॉड वर्ल्ड पर ही रिलाई करना होगा। उसकी जो सिचुएशन मैं देख पा रहा हूँ तुम किसी भी हाल में नहीं जीत सकते। इस पर मास्टर जुओ शेनकी भी वाइन का सिप लेते हुए कहते हैं तुम तो बहुत कॉन्फिडेंट हो, ये वाइन काफी अच्छी है, मुझे भी ये ला कर देना। एंसेस्टर कितना सब कुछ बता देने के बाद भी जब मास्टर जुओ शेनकी एकदम से रिलैक्स बैठे होते हैं तो ये देखकर एंसेस्टर अपने मन ही मन सोचते हुए कहते हैं आखिर कैसे ये ओल्ड मैन अभी भी जरा सा भी परेशान नहीं लग रहा, क्या कहीं। इससे पहले कि वो अपनी बात को कंप्लीट कर पाते तभी सीन कट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है इधर लुओ फैंग को जो ध्यान लगाकर कल्टीवेशन कर रहा होता है और अपने मन में कहता है मास्टर जुओ शेनकी कभी भी श्योर लॉस पर बैट नहीं लगाएंगे। अब चूंकि उन्होंने बैट लगाई ही है तो इसका मतलब है कि उन्हें यकीन है कि मैं ये कर सकता हूँ, पर आखिर यहाँ पर ऐसा क्या है जो मैं मिस कर रहा हूँ। ये कहते हुए एक बार फिर से वहाँ पर एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है और ये पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर ऐसा क्या है जो मैं नहीं समझ पा रहा। साथ ही साथ वो सोच भी रहा था मेरे मास्टर ने मुझे यहाँ पर कल्टीवेट करवाने के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना किया होगा। जरूर इस बीस्ट गॉड वर्ल्ड में कोई तो ऐसी बात है जो मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे पता लगाना होगा। इसके बाद फिर फैंग और भी ज्यादा बारीकी के साथ इस बीस्ट गॉड वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने लगता है और फिर यहाँ पर बैठकर ध्यान लगाते हुए स्पेस एंड गोल्ड बीस्ट के लॉस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करने लग गया था और उसके पैटर्न्स को समझ रहा होता है। इसके बाद फिर वो कहता है मैंने यहाँ पर काफी लंबे समय से इन सबको ऑब्जर्व किया है जिसके चलते मैं सक्सेसफुली 2 सीक्रेट टेक्निक्स को मास्टर कर चुका हूँ, लेकिन इसने सिर्फ मेरी सोल और डिवाइन बॉडी के एम्पलीट्यूड को 100 टाइम्स बढ़ाया है। इससे तो मुझे एक ही बात समझ आई है कि यहाँ पर रहकर इन टेक्निक्स को मास्टर करना मेरी इस प्रॉब्लम का हल नहीं है। हिस्ट्री में यहाँ बीस्ट गॉड वर्ल्ड में जरूर कई सारे वॉरियर्स आए होंगे, अगर उनमें से कोई भी कभी भी कामयाब हुआ होता तो स्टार बीस्ट एंसेस्टर इस बैट को लगाने में इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होते। इतना कहने के बाद भी फैंग इस बारे में समझने की कोशिश करने लगता है कि आखिर ये क्या चीज है जो मैं नहीं ढूंढ पा रहा, और देखते ही देखते बहुत ज्यादा टाइम गुजर जाता है और फैंग की इस वक्त क्या हालत थी ये आप लोग विजुअल्स में देख ही पा रहे होंगे। वो बस सोचता ही रहता है और कई सालों तक सोचता ही रह गया था। तो अब फैंग एक गहरा सांस लेता है और ध्यान लगाकर बैठ जाता है और फिर सोचने लगता है दूसरी बातों में यहाँ बीस्ट गॉड वर्ल्ड में ही सारी चीजें नहीं है, बल्कि ये मेरी यूनिकनेस पर भी डिपेंड करता है। अब मुझे ये जानना होगा कि इन दोनों के बीच में आखिर कनेक्शन क्या है। और अब फिर फैंग को समझ आना शुरू हो गया था, इसलिए वो कहता है इस बीस्ट गॉड वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा मिस्टीरियस चीज है वो है ये 64 स्टैचूज। इन पर बनी हुई कार्विंग्स यूनिवर्स के अल्टीमेट लॉस को रिप्रेजेंट करती है और इन्हें आपस में लिंक करते हुए एक कंप्लीट पैटर्न बनाया जा सकता है। ये कहते हुए फैंग ऐसा करने में लग जाता है, जो देखकर मास्टर जुओ शेनकी समझ गए थे कि अब ये कुछ कर दिखाएगा, इसलिए वो स्माइल करते हैं। मास्टर को हंसते हुए देखकर एंसेस्टर उससे कहते हैं मैं तो यहाँ पर सिर्फ कुछ पैटर्न्स को ही देख पा रहा हूँ, बीस्ट गॉड पाथ को कल्टीवेट कर पाना इतना भी आसान नहीं है। इस पर तो मास्टर जुओ शेनकी जोर जोर से हंसते हुए खड़े हो जाते हैं और फिर एंसेस्टर से उनकी वाइन की बोतल को लेकर वहाँ से गायब हो गए थे। जो होता हुआ देखकर एंसेस्टर से कहते हैं
हे, किसने कहा कि मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ? इस पर मास्टर जुओशेन की वहां से जाते हुए कहते हैं, तुम तो अब अपने पीक सुप्रीम ट्रेजर को खोने वाले हो, तो इस छोटी सी वाइन के लिए क्यों परेशान होते हो? इस पर तो एंसेस्टर भी सोचने लग गए थे कि ऐसा कैसे। और फिर वो जैसे ही अपने हाथ में पकड़े हुए वाइन के कप को पीने की कोशिश करते हैं तो उनके हाथ में वो भी नहीं था, जो देखकर वो चौंक गए थे, क्योंकि उन्हें पता भी नहीं चला और मास्टर जुओशेन की उनके हाथ से उनका वाइन का कप लेकर फरार हो गए। ये देखकर तो उन्हें उन पर काफी गुस्सा आ गया था, लेकिन अब तक देर हो चुकी होती है। एंसेस्टर अब लुओ फैंग के ऊपर अपना फोकस बनाए रखते हैं कि आखिर ये लड़का कर क्या रहा है। इधर हम फैंग को देखते हैं जो कि इन 64 स्टैचूज के सभी पैटर्न्स को आपस में लिंक करता जाता है और फिर सोचते हुए कहता है, जब मैं इन सभी को एक दूसरे के साथ मिलाकर सक्सेसफुली कंप्लीट कर लूंगा तो फिर आखिर मुझे इसमें से कौन सी यूनिक चीज मिलने वाली है। इतना सोच लेने के बाद फिर फैंग इन सभी पैटर्न्स को एक दूसरे के साथ अच्छे से लिंक करने में लग जाता है और काफी देर तक ऐसा ही करते रहने के बाद वो कहता है, स्टार टावर के ऊपर बने हुए सीक्रेट पैटर्न्स इन बीस्ट गॉड स्टैचूज के पैटर्न से कहीं ज्यादा डीपर हैं और साथ ही वो एक अलग सिस्टम को फॉलो करते हैं। जहाँ तक बात है 9 रिवोल्यूशन सीक्रेट मैनुअल की, तो मैं सिर्फ उसे स्टेप बाय स्टेप ही कल्टीवेट कर पा रहा था, मैं इसकी मिस्ट्रीज को नहीं समझ पाया। इसी के साथ फिर फैंग अपनी ह्यूमन बॉडी का इस्तेमाल करते हुए अपनी 9 रिमोट ओशन बॉडी से आई एम द यूनिवर्स टेक्निक को परफॉर्म करवा देता है और इसी के साथ उसने यूनिवर्स की काफी ज्यादा स्पेस को कैप्चर करते हुए अपने यूनिवर्स के अंडर ले लिया था। हमें यहाँ पर फैंग की आई एम द यूनिवर्स टेक्निक को परफॉर्म करते हुए दिखाया जाता है, जो देखने में काफी ज्यादा अमेजिंग लग रही थी। और फिर इसी के साथ देखते ही देखते ये कंप्लीट हो जाती है। तो अब जानने को मिलेगा नेक्स्ट एपिसोड में कि आखिर इसके अंदर लुओ फैंग क्या क्या कर सकता है। फाइनली वो अपना यूनिवर्स बनाने में कामयाब रहा।